आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अपने बात की मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, फंजाई की, प्लांटी की, एनिमेलिया की। मोनेरा और प्रोटिस्टा का जिक्र हम कर चुके हैं और आज जिस किंगडम का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसका नाम है फंजाई। फंजाई शब्द कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने अपनी ज़िंदगी में सुन रखा है। हमने फंगल इन्फेक्शन सुने हैं, हमने फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन सुना है, हमने फंजाई को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के रूप में कहीं ना कहीं पहले कभी पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फंजाई या कवक क्या होता है तो आप कहोगे ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करने वाला होता है। अपना भोजन ये कदापि स्वयं नहीं बनाता। ठीक, फंजाई अपना फूड कभी खुद से प्रिपेयर नहीं करेगा, ना तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा और ना ही ऑटोट्रॉफिक के अंदर गिने जाने वाले फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेसिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, कवक के पोषण के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, तो आपका जवाब क्या होगा? ये अपना भोजन दूसरों से उत्पन्न करता है, दूसरों पर ही अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। बात समझ गए? अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें फंजाई के बारे में जो पहली तारीफ, पहला फीचर देखने मिलता है वो है ये कि ये डाइवर्सिटी बहुत बड़ी रिप्रेजेंट करते हैं कंसर्निंग दी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। हैबिटाट मतलब होता है किसी प्राणी का आवास। ठीक है, अलग अलग जगहों पर फंजाई बड़ी आसानी से हमको मिल जाते हैं, फिर चाहे वो जगह हवा हो, पानी हो या मिट्टी हो। कॉस्मोपॉलिटन किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हर जगह लगभग पाया जाने वाला हो। जो प्राणी हर जगह पाया जाए उसके हैबिटाट को हम कॉस्मोपॉलिटन के नाम से बताते हैं। कॉस्मोपॉलिटन वो ऑर्गेनिज्म है जो लगभग हर जगह पर देखने मिल जाते हैं। क्लियर? एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी आपको सभी जगह पर फंजाई देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि घर में जब नया नया आचार डलता है, आचार समझते हो, एक आचार संहिता होती है, वो अलग चीज़ है। ये हम अचार की बात कर रहे हैं, नींबू का अचार, कैरी का अचार, मिर्ची का अचार, मिक्स्ड अचार जिसमें सब डाला रहता है, वो शादियों में देखने मिलता है ना। शादी में सस्ता वाला अचार रख देते हैं, वो अपन ले भी लेते हैं थाली में, लेकिन अपन एक ही प्लेट में इतना सारा सामान भर लेते हैं कि अपना अचार कहीं छुप जाता है जाके। ठीक है, और कई बार वो पनीर के पीछे बैठ जाता है। ठीक है, तो कई बार आप जब पनीर को खा लेते हो तो वो अचार भी अंदर चला जाता है और आप चबा के उसको निगल भी देते हो। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि शादियों में जब भी जाएं अचार लेने से बचें। ठीक है, क्योंकि अचार आप घर पे भी खा सकते हो। जो मकसद है असली चीज़ खाने का वो एंजॉय करो। आप वहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय करो, आप वहाँ पे मसाला डोसा एंजॉय करो, आप वहाँ पे चाउमीन जो अच्छी नहीं बनती हर जगह वो एंजॉय करो, है ना। जो आसानी से ना मिलती हों चीज़ें वो एंजॉय करो। आप रोटी तो आप घर पे भी खाते हो, तो रोटी मत खाओ, पहले आप देख लो भाई कि मेन मील के अलावा बाकी आइटम कहाँ लगे हुए हैं। वो मेन मील के अलावा बाकी आइटम छुपा के लगाते हैं कई समझदार लोग, ताकि लोग पहले मेन मील खा लें, फिर पेट में जगह नहीं बचे तो वहाँ पे जाएं नहीं, ये जाएं भी तो 1-2 गुलाब जामुन से ज़्यादा नहीं खाएं। समझ रहे हो आप बात? तो इसलिए जो है बहुत स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है शादी में भी, कि पहले क्या स्टार्ट करना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, पहले क्या खाना है, कहाँ से शुरू करना है, ऐसा है ना, ऐसा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा, मेरा जो सवाल था वो ये था कि घर में अचार जब बनता है तो अक्सर कहा जाता है कि गीले हाथों से मत छूना, गीले हाथों से कंटेनर को मत छूना, क्योंकि फंगस हवा में भी है। जैसे ही आप गीले हाथों से या गीली चम्मच को कंटेनर में डालोगे, अचार के डब्बे में डालोगे जो घर में बनाया है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाले हैं आपने, जब आप उसको जो है चम्मच से अंदर डालोगे हाथ अपना, तो चम्मच से, गीली चम्मच से मॉइस्चर अंदर जाएगा और ये मॉइस्चर कहीं ना कहीं फंजाई जो हवा से अंदर चला गया है उसे पनपने में हेल्प करेगा और फिर अचार खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर शाम को आपकी खैर नहीं।
ठीक है, क्योंकि अचार डालने के लिए काफ़ी रणनीतियाँ बनाना पड़ती हैं आपकी मम्मी को। पहले कैरी लाओ, फिर पिताजी का जीना हराम करके मसाले मंगाओ, ठीक है, फिर कुछ कम पड़ जाए तो आपसे मंगाओ, ठीक है, समझ गए। फिर कई बार दुकान वाला अपन खुद मना कर देते ये चीज़ 10 रुपये में नहीं आती, ठीक। कई बार आपकी मम्मी 10 रुपये दे देती हैं, वो सोचती हैं बेटी की तो कोई इज्जत है नहीं, या बेटी को तो इज्जत है नहीं, ये तो कुछ भी 10-5 रुपये में ले आएगा, ठीक है। दुकान वाला भैया 5 में नहीं आता, तो अपनी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं फील होती वहाँ पर। समझ रहे हो बात को? तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि एक और सवाल यहाँ मेरे, पहले एक चीज़ कंप्लीट कर देता हूँ। तो अचार ख़राब क्यों हो गया? क्योंकि मॉइस्चर अंदर चला गया, उस मॉइस्चर को फेवर किया, उस मॉइस्चर ने फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न करी फंगस की ग्रोथ के लिए। तो हवा से जो फंजाई अंदर गया था वो वहाँ ग्रो कर जाएगा बड़ी आसानी से। आगे बात समझ में? तो ये मैंने साबित कर दिया कि फंजाई हवा में है, फंजाई पानी में है, फंगल ग्रोथ पानी में हो जाती है, ठीक है। और ये जो फंजाई है मिट्टी में भी पाया जाता है, क्लियर है ना। तो हर उस जगह जहाँ पर हल्की सी गर्मी होगी और मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वहाँ पर फंगस ग्रो करेगा, कवक वृद्धि करेगा। इतना आया, ठीक। इसके अलावा इसीलिए फंजाई को कॉस्मोपॉलिटन बोला गया, क्योंकि ये हर जगह, लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अचार में जो कैरी डलती है उस कैरी को आप 10 दिन बाहर रख दो, खराब हो जाएगी। अचार में क्यों खराब नहीं होती सालों साल? बहुत बढ़िया, चलो पता है आपको, नमक और मसाले उसमें इतने ज़्यादा होते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को वहाँ ग्रो ही नहीं करने देते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खींच लेती हैं। तो कोई बैक्टीरिया अगर फंजाई नहीं, कोई बैक्टीरिया अगर वहाँ ग्रो करेगा भी तो उसके अंदर से सारा पानी खींच लेगा और वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचार बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, उसमें भी जो है किसी तरह के अल्फा टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करते हैं। इसलिए अचार की थोड़ी मात्रा ही हम लेते हैं, ठीक है ना। कई लोग अचार जो कटोरी भर भर के खाते हैं वो अच्छा नहीं है, एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में अचार ठीक है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, ठीक है। तो तभी तो खट्टापन आ रहा है वक्त के साथ, है ना। फंजाई की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, वैरायटी, ठीक है। जो दिवाली की शॉपिंग में हम देखते हैं ना, दुकान पे जाकर हम जो उत्पात मचवाते हैं वहाँ पर एक ही तरह के प्रिंट को हम 10 तरह के डिज़ाइन में देखते हैं, है ना, उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। और जब हमें एक भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो हमारे मन में एक आता है कि किस मुंह से कहें कि हमें नहीं खरीदना है, अब निकलना है यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या कहते हो? भैया अभी आते हैं थोड़ी देर में, सीधे मना नहीं करते अपन, ठीक है, भैया अभी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर कभी नहीं होती, वो भी समझ जाता है और आप तो चले ही जाते हो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, वैरायटी। तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी आपको फंजाई की देखने को मिलती है कंसर्निंग दी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अलग अलग तरह के आवास हैं। सबसे ज़्यादा कौन हैबिटेट के संदर्भ में डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है? फंजाई। एग्जाम में सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाईएस्ट डाइवर्सिटी कंसर्निंग दी हैबिटेट। हैबिटेट यानी आवास के संदर्भ में सबसे ज़्यादा विविधता कौन दिखाता है? फंजाई। मॉर्फोलॉजी के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर कौन सबसे ज़्यादा विविधता, डाइवर्सिटी दिखाता है? फंजाई। याद रहेगा। तो फंजाई मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट दो चीज़ों के कंसर्न में सबसे बड़ी डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है, सबसे बड़ी विविधता दिखाता है, सबसे बड़ी वैरायटी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा सभी फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, लेकिन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने नहीं मिलता। आई बात समझ में? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता, सेलुलर लेवल पर संगठित होते हैं। सेलुलर लेवल पर इनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, परखते हैं।
ठीक है, टिश्यू की बात यहाँ पर नहीं होती है। सभी फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं, सिवाय एक फंजाई को छोड़कर, और उसका नाम है ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई। ये यूनिसेलुलर फंजाई को ही हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जानते हैं, और ये सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या है। यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसे आप ईस्ट के नाम से भी जानते हो, और यही इस्तेमाल किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट बनाने में, ब्रेड बिस्किट बनाने में, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ठीक है, शैम्पेन, ठीक है, बियर, ठीक है, फ्रूट बियर, ये सारी वैरायटी जो है उसमें ब्रियोर्स यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले एक चैप्टर हुआ करता था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, है ना, ऐसा। तो आप फ्रैंकली इन पर बातें करा करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो चैप्टर हटा दिया 12th से। नीट से हटा या नहीं, इस बात का क्लैरिफिकेशन अभी नहीं हुआ, ठीक। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ बताओ किस फंजाई को बेकर्स एंड ब्रूअर्स यीस्ट के नाम से जानते हैं, तो क्या जवाब दोगे? ईस्ट को, उसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। माइसिस वर्ड चीख चीख कर कह रहा है कि माइकोलॉजी की बात हो रही है, और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। एक फेकोलॉजी होती है जो हम क्लास 12th में करके आते हैं, जब हमें एक प्रश्न का सवाल जवाब नहीं पता होता। दिस इज कॉल्ड दिस बिकॉज, फिर उससे मिलते जुलते शब्द ढूंढ ढांढ के अपन हर कुछ लिख देते हैं, ठीक है। हैंस दिस इज कॉल्ड दिस, फुल स्टॉप, ठीक है, समझ गए, ठीक है। फर्मेंटेशन के दौरान एक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस प्रोड्यूस करता है, जो बेक करते समय, किसी भी बेकरी प्रोडक्ट को बेक करते समय, किसी भी गुंदे हुए मैदे को जिसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मिला दिया गया है, बेक करते समय CO2 गैस का रिलीज होता है। CO2 गैस एस्केप करती है, निकलती है बाहर। तो जब हवा बाहर निकलेगी तो वहाँ से रास्ता बनाती हुई जाएगी, छेद बनाता हो जाएगी। इसी वजह से आपको ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट कैसे मिलते हैं? छेद छेद वाले मिलते हैं, अपीयरेंस फ्लफी हो जाता है, ठीक है ना। ये ब्रेड सस्ती क्यों है? क्योंकि कम आटे में ज़्यादा बन जाती है, फ्लफी अपीयरेंस की वजह से, ठीक है, बात समझ गए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फंजाई की जो सेल वॉल है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इसको चिटिन मत पढ़ना, ये काइटिन है, और काइटिन एक पॉलीमर है NAG का। NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाम के केमिकल का एक पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो आपसे किसी ने पूछा काइटिन क्या है, आप कहना नाग है, नाग। ढेर सारे नाग मिलकर एक काइटिन बनाते हैं। काइटिन के अलावा इसमें पॉलीसैकेराइड भी देखने को मिल जाता है। काइटिन के अलावा इसमें पॉलीसैकेराइड भी देखने को मिल जाता है, POLYSACCHARIDES। पॉलीसैकेराइड और काइटिन से मिलकर बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। फंजाई एल्गे के साथ, फंजाई एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, एल्गे एक प्लांट है। ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं, सहजीविता दिखाते हैं, और मिलकर एक संबंध बनाते हैं। उस संबंध का नाम, उस रिश्ते का नाम होता है लाइकेन। तो अगर आपसे कोई पूछे फंजाई और एल्गे के बीच रिश्ता है, हाँ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता लाइकेन कहलाता है। और ये लाइकेन एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमें पेड़ों की छाल पर बहुत सारे लाइकेन ग्रो करते हुए मिलते थे, जिसकी वजह से पेड़ों की छाल, पेड़ की छाल समझते हो जिस पर आपको अद्भुत कलाकृतियां मिलती हैं बनी हुई। पेड़ की छाल पर हम डिज़ाइन बना के आते हैं। जैसे पेड़ है, आप पिकनिक पे गए, आपने पेड़ देखा,
तो पेड़ पे आपने ऐसा कुछ आकृति बना दी, ठीक है, ऐसे, उस पर क्या लिख दिया, VSC, ठीक है ना। तो जो है समझ गए बात को। तो पेड़ की छाल पर हमें पहले वाइट कलर का एक मोटा कवच दिखाई देता था, वो लाइकेन की वजह से होता था। लाइकेन उसी जगह ग्रो करता था जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम होता था। समय के साथ इंडस्ट्रीज बढ़ी, पॉल्यूशन बढ़ा, तो लाइकेन की ग्रोथ खत्म हो गई, क्योंकि लाइकेन अपना पोषण वातावरण से देता था। वातावरण ही अगर दूषित होगा, पॉल्यूटेड होगा, प्रदूषित होगा, तो लाइकेन जीवित रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। इसीलिए लाइकेन, which is a symbiotic association between fungi and algae, represent or indicate which type of pollution? Air pollution. वायु प्रदूषण के बारे में लाइकेन आपको बता देता है, क्योंकि ये उस जगह ग्रो करता है जहां पर वायु प्रदूषण ना के बराबर हो, ठीक है। और अगर हल्का सा वायु प्रदूषण भी है, एयर पॉल्यूशन भी, तो ये लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। इससे साबित हो जाएगा कि ये जगह ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो पेड़ की छाल सफेद दिखने का मतलब है वहां पर लाइकेन अत्यधिक है और वहां पे पॉल्यूशन कम है। तो घुमा फिराकर सवाल पूछ लिया, एक घने जंगल में आप जाते हैं और आप पेड़ों की छालों को सफेद पाते हैं, तो आपके अनुसार यहां पर क्या है? ऑप्शन है, यहां पर किसी ने सफेद रंग का पेंट पोता है। ऑप्शन बी, यहां पर पेड़ों की छाल ऐसी ही है प्राकृतिक सफेद। ऑप्शन सी, यहां पर जो है प्रेत आत्माओं का वास है। ऑप्शन डी, यहां पर लाइकेन है। लाइकेन की वजह से वहां पर, समझ में आ गया? लाइकेन की वजह से वहां पर वाइट अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब मुद्दे की अगर मैं आपसे बात करूं, तो फंजाई एक तो एल्गे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा के लाइकेन बना रहा है, और दूसरा वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ मिलकर बड़े पेड़ों की जड़ों में साथ रहकर एक और रिश्ता कायम कर रहा है जिसे माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजा एक ऐसा रिलेशन है जो फंजाई और हायर प्लांट की रूट के बीच देखने मिलता है। तो बड़े प्लांट, बड़े पेड़ की रूट्स और फंजाई यानी कवक के बीच जो संबंध होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एक रिश्ते का नाम है, लाइकेन एक रिश्ते का नाम है। माइकोराइजा रिश्ता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बड़े पेड़ों की जड़ और फंजाई के बीच में। लाइकेन रिश्ता है फंजाई और एल्गे के बीच में। शैवाल और कवक के बीच में रिश्ता लाइकेन है, और जड़ों और फंजाई के बीच रिश्ता माइकोराइजा है। इनको हिंदी में यही कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा इनके बॉडी, अगर मैं आपसे बात करूं इनके बॉडी की, इनके शरीर की अगर हम बात करें, ठीक है, इनके शरीर की अगर हम बात करें, तो ईस्ट को छोड़कर सभी मल्टी सेलुलर हैं। ईस्ट को छोड़कर सभी की बॉडी फिलामेंटस होती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ऑल फंजाई पोजेस ए फिलामेंटस बॉडी। और इनके फिलामेंट को हम कहते हैं हाइफे। कौन से फे? हाइफे। हाइफे इनकी फिलामेंटस बॉडी को कहा गया है। हाइफे इनके तंतुनुमा संरचना को कहा गया है। फिलामेंटस बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड हाइफे। क्लियर? ये हाइफे दो प्रकार के होते हैं, और यहां से एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि सवाल बड़ी आसानी से बन सकता है। पहली कैटेगरी होती है सिनोसिटिक हाइफे की, और दूसरी कैटेगरी होती है एसिनोसिटिक हाइफे की। ठीक है? सिनोसिटिक हाइफे में कोई भी सेप्टा मौजूद नहीं है। ठीक है? कोई भी सेप्टा, कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, और एसिनोसिटिक में सेप्टा मौजूद होता है। सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि फंजाई का फिलामेंट क्या है। ये फंजाई का फिलामेंट बना के दिखाया है आपको। इसी फिलामेंट में आपको नंबर ऑफ हाइफे दिखाई दे रहे हैं। एक सिंगुलर फिलामेंट को हाइफा बोलते हैं, और मल्टीपल जो फिलामेंट्स हैं उनको हाइफे बोलते हैं। हाइफे, ठीक है? तो एक से ज़्यादा हाइफे को हम हाइफे बोलते हैं, एक से ज़्यादा हाइफा को हम हाइफे बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा,
अगर आपको इस फिलामेंट में न्यूक्लियस के बीच किसी भी तरह की क्रॉस वॉल या किसी भी तरीके का पट नहीं नजर आए तो आप इसे एसेप्टेट कहोगे। सेप्टा मतलब क्रॉस वॉल। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, क्लास 11th में सुन रखा है आपने कभी ना कभी, है ना। तो सेप्टा मतलब होता है पटिया, पार्टीशन। जैसे ये एक सेप्टा है यहाँ पर, इस सेप्टे को अपन बजाएंगे तो वहाँ से मैस वाला बजा देगा, ठीक है, समझ गए। सेप्टा मतलब होता है पटिया, ठीक है। तो सेप्टा पार्टीशन समझ में आ गया। तो ये कोई भी पार्टीशन यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच नहीं है, इसलिए इसको एसेप्टेट कहेंगे, पट रहित, या फिर सिनोसिटिक, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म आपस में मिला हुआ होता है, ठीक है। तो मल्टीपल न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, हाँ होती है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, हाँ होते हैं। वो न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर सेप्टा नहीं है तो एसेप्टेट या सिनोसिटिक, और अगर सेप्टा है तो सेप्टेट और एसिनोसिटिक। बात समझ में आ गई। तो आपको एक याद करना है कि सिनोसिटिक को ही एसेप्टेट बोलना है, सिनोसिटिक को ही एसेप्टेट बोलना है, सिनोसिटिक को ही पट रहित बोलना है, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, एक कोई पकड़ लो आप सिनोसिटिक का सी पकड़ लो, सी से साइटोप्लाज्म नजर समझ में आ जाएगा। सी फॉर सिनोसिटिक, सी फॉर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच कोई भी पट नहीं है, यानी एसेप्टेट। साइटोप्लाज्म नजर नहीं आ रहा क्लियर क्योंकि पट मौजूद है, तो एसिनोसिटिक। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप से याद आ जाएगा। तो बताओ किसे एसेप्टेट बोलोगे, सिनोसिटिक को या एसिनोसिटिक को? सिनोसिटिक को एसेप्टेट बोलोगे, ठीक है। सीधे सीधे याद कर लो, एसेप्टेट सिनोसिटिक, एसेप्टेट सिनोसिटिक। एक याद कर लो, एसेप्टेट सिनोसिटिक, एसेप्टेट सिनोसिटिक। बात समझ गए। इसके अलावा आपको यहां पर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है ना, और क्रॉस वॉल सेप्टा नजर नहीं आ रहे, इसलिए इसको बोला सिनोसिटिक और एसेप्टेट। एक चीज तो याद हो जाएगी ना आपको, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, अगर सेप्टेट बोल रहे हो तो सिनोसिटिक बोलना है, और एसेप्टेट बोल रहे हो तो सिनोसिटिक बोलना है, और सेप्टेट बोल रहे हो तो एसिनोसिटिक बोलना है। आप ऐसे याद कर लो। आप यहीं कंफ्यूज हो गए ना कि सेप्टेट और सिनोसिटिक में क्या अंतर है। तो सेप्टा सिनोसिटिक साथ में मत बोलना, सेप्टेट के साथ एसिनोसिटिक और सिनोसिटिक के साथ एसेप्टेट, ऐसे याद कर लोगे। सेप्टेट के साथ एसिनोसिटिक और सिनोसिटिक के साथ ऐसे याद कर लोगे आप। ऐसे ना सिनोसिटिक सेप्टेट एक ही होता है, सिनोसिटिक के साथ। अब एसेप्टेट आ गया मतलब पट नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, क्रॉस वॉल नहीं है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज है, न्यूक्लियस आपस में मिल सकती हैं अगर चाहें तो। बात समझ गए, क्लियर। तो बताओ सेप्टेट के साथ क्या बोलोगे और सिनोसिटिक के साथ, याद रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाइफे होते हैं, ये हाइफे ही आगे चलकर कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जिसमें से एक हाइफे मेल की तरह एक्ट करता है, दूसरा हाइफे फीमेल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। कई बार हाइफे आपस में मिल जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जाइगोट से पहले कई बार या बाद में कई बार वो एक डाइकैरियोटिक स्टेज का निर्माण भी करते हैं, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक। मुझे फंजाई के फर्स्ट पैराग्राफ को समझाना था, सेकंड पैराग्राफ को समझाना था, जो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में और डाइकैरियोटिक स्टेज के बारे में।